गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 30 जून 2024। 30 जून की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किसने ग्रामीण भूमि अभिलेखों और आपदा प्रबंधन के लिए जियो पोर्टल लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जितेंद्र सिंह ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ग्रामीण भूमि अभिलेखों के लिए भुवन पंचायत संस्करण 4.0 और आपातकालीन प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस लॉन्च किया। दोनों को इसरो द्वारा विकसित किया गया है, जो नियोजन और आपदा प्रबंधन के लिए उपग्रह इमेजरी प्रदान करता है। भुवन पंचायत पोर्टल विकेंद्रीकृत नियोजन का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के नागरिक अब क्यूआर कोड द्वारा भारत में ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेपाल देश के नागरिक कर सकेंगे। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। नेपाल और भारत के बीच सीमा पार डिजिटल भुगतान समझौते के तहत नेपाली नागरिक अब भारत में 1 लाख रुपए तक का डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। नेपाल राष्ट्र बैंक ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों को क्यूआर कोड के माध्यम से भारतीय मुद्रा में भुगतान करने की अनुमति दें। इसमें फोनरे या ई सेवा जैसे ई वॉलेट के माध्यम से भुगतान शामिल है। यह सुविधा पर्यटकों और व्यापारियों के लिए लेन देन को आसान बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, EIU के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वियना शहर शीर्ष पर रहा है। किस देश में है? तो ये ऑस्ट्रिया में है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में ऑस्ट्रिया के वियना को लगातार तीसरे वर्ष रहने के लिए सबसे अच्छा शहर बताया गया है। वियना के बाद कोपेनहेगन, ज्यूरिख, मेलबर्न और कैलगरी का स्थान है। कराकास, कीव, हरारे, लागोस, अल्जीरियस, त्रिपोली, दमिश्क निचले 10 शहरों में शामिल हैं। सूचकांक स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा, संस्कृति, पर्यावरण, शिक्षा, बुनियादी ढांचे के आधार पर 173 शहरों का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2024 में यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। पुर्तगाल के अनुभवी राजनीतिज्ञ एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। वह दिसंबर 2024 में अपनी नई भूमिका संभालेंगे। कोस्टा इससे पहले पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और यूरोपीय परिषद में महत्वपूर्ण राजनीतिक अनुभव लेकर आए हैं। इस पद में यूरोपीय संघ की समग्र राजनीतिक दिशा और प्राथमिकताओं को परिभाषित करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के लिए गव ड्राइव क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म विकसित करने वाली कंपनी का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉर्पोरेट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। CIPL को गव ड्राइव परियोजना विकसित करने के लिए चुना गया। इस परियोजना का उद्देश्य क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म के माध्यम से 50 लाख सरकारी कर्मचारियों के बीच फाइलों के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करना है। CIPL की भागीदारी महत्वपूर्ण सरकारी IT परियोजनाओं को संभालने में इसकी क्षमता को इंगित करती है। इस विकास से सरकारी दस्तावेज प्रबंधन की दक्षता और सुरक्षा बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पहली बार फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंस्टॉल किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल रेलवे ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सेंट्रल रेलवे ने पहली बार फ्लोटिंग सोलर प्लांट इंस्टॉल किया है। रेलवे ने यह कदम ग्रीन अर्थ के तहत किया है। भारत सरकार ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठा रही है। अब भारतीय रेलवे भी सरकार की मदद के लिए आगे आया। साल 2030 तक नेशनल ट्रांसपोर्टर ने ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय रेलवे ने काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय रेलवे ने कई स्टेशन की छत पर सोलर पैनल लगाया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेल्स ने भारत में 70 मिमी रॉकेट बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अडानी डिफेंस के साथ समझौता किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने स्थानीय स्तर पर 70 मिमी रॉकेट बनाने के लिए थेल्स ग्रुप के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह रणनीतिक सहयोग भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। ग्रुप की कंपनी अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस भारतीय वायुसेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाने वाले रुद्र और प्रचंड हेलीकॉप्टरों के लिए 70 मिमी रॉकेट बनाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCAER के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत तक पहुंच सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7.5% तक पहुंच सकती है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने अनुमान लगाया है कि वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि संभावित रूप से 7% से अधिक होकर 7.5% के करीब पहुंच जाएगी, जिसका कारण मजबूत आर्थिक गतिविधि, निवेश पर ध्यान और अपेक्षित सामान्य मानसून है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने जीडीपी वृद्धि पूर्वानुमान को बढ़ाकर 7.2% कर दिया है, जबकि अन्य एजेंसियों ने 6.9% का औसत अनुमान लगाया है। फिच रेटिंग ने 7.2% और एडीबी ने 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने माइक्रोसॉफ्ट ट्रेडिंग सर्विसेज पार्टनर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लाउडदैट ने जीता है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्लाउड ट्रेनिंग और कंसल्टिंग सर्विसेज कंपनी क्लाउडदैट ने 2024 के लिए माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग सर्विसेज पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। यह पुरस्कार माइक्रोसॉफ्ट तकनीक पर आधारित ग्राहक समाधानों के नवाचार और कार्यान्वयन में क्लाउडदैट की उत्कृष्टता को मान्यता देता है। क्लाउडदैट यह पुरस्कार पाने वाली पहली कंपनी है जिसका मुख्यालय भारत में है। संस्थापक और सीईओ भागेश गोस्वामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत के कम कार्बन ऊर्जा विकास को समर्थन देने के लिए कितने बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1.5 बिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। विश्व बैंक ने भारत के कम कार्बन ऊर्जा विकास को समर्थन देने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है, विशेष रूप से हरित हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। यह दूसरा फंडिंग राउंड है। इससे पहले जून 2023 में कम कार्बन ऊर्जा विकास के उद्देश्य से 1.5 बिलियन डॉलर की इसी तरह की मंजूरी दी गई थी। भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा और 2070 तक शून्य शुद्ध ऊर्जा हासिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएमएफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 72वें स्थान पर है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आईएमएफ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक डैशबोर्ड जारी किया है, जो एआई की तैयारी के लिए वैश्विक स्तर पर 174 अर्थव्यवस्थाओं पर नजर रखता है। सूचकांक में भारत को 72वें स्थान पर रखा गया है, जबकि बांग्लादेश 113वें, श्रीलंका 92वें और चीन 31वें स्थान पर है। सिंगापुर, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका उच्चतम रेटिंग वाले एई में से एक हैं, जबकि भारत को 0.49 रेटिंग के साथ ईएम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में न्याय प्रदान करने के लिए पहली गवाह संरक्षण योजना शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, असम राज्य में शुरू की गई है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा ने जांच और सुनवाई के दौरान गवाहों को धमकियों से बचाकर निष्पक्ष न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य की पहली गवाह सुरक्षा योजना को मंजूरी दी। इस योजना में बंद कमरे में सुनवाई, गवाहों के घरों पर सुरक्षा उपकरण, कड़ी सुरक्षा, अस्थायी स्थानांतरण और सुनवाई की तारीखों पर सरकारी वाहन का प्रावधान शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने 2024 से 27 के लिए शार्क मुद्रा स्वैप फ्रेमवर्क की घोषणा की है। सार्क के कितने देश सदस्य हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 देश सदस्य हैं। तो जानते हैं अदर
पॉइंट्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने शार्क देशों के लिए संशोधित मुद्रा स्वैप रूपरेखा प्रस्तुत की है, जिसमें INR, USD और EUR का समर्थन प्रदान किया गया है। ये सुविधाएं बैंक स्टॉक फंडिंग, अल्पकालिक तरलता सहायता तथा समझौतों पर हस्ताक्षर करने पर सदस्य देशों तक पहुंच प्रदान करती हैं। शार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में शार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार पहली बार नवंबर 1980 में उठाया गया था। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 29 जून को मनाया गया। यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य हैं, ये सभी पॉइंट्स हम जान लेते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की पहली रिपोर्ट 2014 में 12 प्रमुख उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थानों द्वारा लॉन्च की गई थी। 2016 में UNGA ने 29 जून को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में घोषित किया। इस दिन का उद्देश्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र दुनिया के कुल सतह क्षेत्र का 40% हिस्सा है और विश्व की लगभग 80% जैव विविधता का घर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, प्रसिद्ध अंग्रेजी सांख्यिकीविद फ्रैंक डकवर्थ का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो जानते हैं इनसे रिलेटेड अदर पॉइंट्स। फ्रैंक डकवर्थ अंग्रेजी सांख्यिकीविद जिन्होंने वर्षा प्रभावित परिस्थितियों में क्रिकेट मैचों के परिणाम निर्धारित करने के लिए डकवर्थ लुईस स्टर्न पद्धति का सह-आविष्कार किया था, का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1997 में प्रस्तुत की गई DLS पद्धति का व्यापक रूप से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उपयोग किया जाता है और इसे 2001 में ICC द्वारा औपचारिक रूप से अपनाया गया था। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोज़ आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।